सोचे क्या आपकी आवाज नहीं सुनता है कोई? की आवाज दबा दी जाती है। हम बनेंगे आपकी आवाज। पूरा विश्वास है ये काम होएगा। संपर्क करें लेमन कंट्रोल रूम से। हमारा टेलीफोन नंबर है। नमस्कार, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के मुंबई इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मुंबई जैसे शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने पर। क्या नया? सबसे पहले तो मैं सलमान भाई ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी जिसमें डेमोक्रेटिकली एक प्रक्रिया होती है जी। और हर 3 साल में नया अध्यक्ष या नए एक लीडर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस प्रक्रिया में 3 साल की प्रक्रिया पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अध्यक्ष इस नाते मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब ट्रूली लोकशाही होने के कारण हर क्षमतावान कार्यकर्ता को एक जो अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं वो यहाँ पर मिलती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बाद में नितिन जी, गोपीनाथ जी, रूडी साहब और सुधीर भाऊ और विनोद तावड़े और खड़से जी से बात करने के बाद प्रदेश के हमारे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को एक नई संधि भारतीय जनता पार्टी में देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी एक अगली कड़ी है। जी, नए युवाओं को एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम देख रहे हैं आपका एक लगातार इस फील्ड में रहे, जिम्मेदारी वाला पद आपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का भी संभाला। ऐसी क्या चीज़ थी एडवोकेट आशीष शेलार को ही? कई चीज़ें थी, कई बार नाम चलता था, कई बार पीछे होता था, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपने बताया। आशीष शेलार के रूप में आगामी चुनाव को देखते हुए आशीष शेलार के रूप में एक युवा को फील्ड में उतारने का मन कैसे बनाया होगा भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर कई लोग और भी दावेदार रहे होंगे। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में खूबी है। मैं वापिस वो बात दोहराना नहीं चाहता हूँ कि लोकशाही प्रक्रिया में, लोकतंत्र में हर किसी ने अपने बारे में सोचना ये कोई गलत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबी ये है कि सब लोग मिलकर फिर एक नाम के ऊपर अपना मत बनाकर उसको नेता बन के उसके साथ चलते हैं। मुझे लगता है इस खूबी का परिचय मेरे जैसे युवा को संधि देकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबने उसका परिचय दिया है। और रही मेरी बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, नगर सेवक इस नाते 10 साल का अनुभव और वांद्रे विधानसभा जैसा जो इलाका है जहाँ पर स्लम से लेकर हाई राइज, मराठी से लेकर उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन से लेकर सिंधी तक और मुसलमान से लेकर क्रिश्चियन तक सब समाज और सभी धर्मों का जहाँ पर वास्तव्य है, उस विभाग का एक लीडरशिप करने वाले कार्यकर्ता को मुंबई की भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपना, यानी भारतीय जनता पार्टी मेरे से अपेक्षित करती है कि मैं समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक बढ़ाऊं। और ये जो चैलेंज है ये मैंने स्वीकार लिया है और उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा, इतना ज़रूर कह सकता हूँ। बांद्रा के रूप में आप पूरे मुंबई को देखते हैं। जो बांद्रा में जो कुछ है, जिस तरह का सामाजिक समीकरण है, मुंबई का सामाजिकरण जो उसका ताना बाना है बिल्कुल उसी तरह से है। कैसे जैसे कि देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के भारतीय जनता पार्टी के बारे में अलग अलग राय रखी जाती है। आशीष शेलार के बाद में थोड़ी सी अलग है, उस पर हम बाद में आते हैं। कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, वो चीज़ें कैसे, कितना अनुभव काम आएगा? एक गट नेता भी थे आप मुंबई महानगर पालिका में, वो अनुभव किस तरह से सामाजिक समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याएं जो सिविक इश्यूज़ थे उससे जूझते हुए, वो उन चीज़ों को मुंबई अध्यक्ष के रूप में कैसे कार्यान्वित कर पाएंगे? सलमान भाई, 2 चीज़ें मैं देखता हूँ उसमें। भारतीय जनता पार्टी का पद ये जो है, ये मैं उसको ड्यूटी मानता हूँ, कर्तव्य मानता हूँ। और इसके लिए मेरी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति और पार्टी के संगठन के प्रति एक रूप है। दूसरा उसका आकलन जो है ये है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी जैसी देश की बड़ी पार्टी है, इसका अध्यक्ष पद करना, यानी मेरी प्रतिबद्धता सामान्य मुंबईकर जनता से भी है। और तीसरा मैं इसको मानता हूँ कि जिस तरीके का युद्ध भारतीय जनता पार्टी ने करप्ट कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ शुरू किया है, तो उसमें करारा प्रहार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भ्रष्टाचार
और अत्याचार के खिलाफ बोलने का करना, ये मेरी तीसरी प्रतिबद्धता मैं मानता हूँ। और इन तीनों एपिसोड्स में अलग अलग दायित्व मुझे पार्टी ने दिया है और मुझे लगता है जो मेरा अनुभव है मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक इस नाते, बांद्रा में कॉस्मोपॉलिटन एरिया में काम करने वाला कार्यकर्ता इस नाते, विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके में लड़ने के नाते और विधान परिषद में जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर करारा एक प्रकार अटैक करने वाला एक आमदार इस नाते, इन सभी बातों का मुझे बहुत फ़ायदा होगा और उसका परिचय आने वाले समय में होगा। और जैसे आपने कहा कि मेरा राजनीतिक शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा से होकर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट मूवमेंट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बांद्रा विधानसभा का एक सदस्य, वहाँ से लेकर फिर युवा मोर्चा अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर गठन नेता, आमदार और फिर अध्यक्ष, तो सब तबके पर हर एक कार्यकर्ता की मानसिकता को समझने वाला एक अनुभव रहा है, उसका बहुत फ़ायदा होगा ऐसा मुझे लगता है। स्टेप बाय स्टेप जाने का एक अनुभव का फ़ायदा भी होगा। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं आसपास जिन लोगों से आपके जो आपके सहयोगी दल होंगे, उनके साथ भी जो विरोधी दल है उनके साथ में भी आपने देखा है कि युवाओं को प्रोत्साहन देने की एक परंपरा चल निकली है। एक अपवाद अभी कांग्रेस का रहा है कि उन्होंने मुंबई अध्यक्ष एक थोड़े से अनुभवी व्यक्ति को बनाया है, प्रोफेसर जनार्दन चांदोरकर को, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष भी उसी तरह से आए हैं, NSUI से आए हुए और संजय पाटिल हुए, आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राज ठाकरे की तरफ है युवाओं का आकर्षण है। क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये भी एक मंशा रही हो कि एक युवा को देने से जो कहीं बिखर रहा हो कुनबा, उसे समेटा जा सके, आकर्षित किया जा सके आशीष शेलार के रूप में एक शिक्षित व्यक्ति को सामने लाकर? इसमें जवाब मैं दो तरीके से दूंगा इसका। ये बात तो सही है कि युवाओं को राष्ट्रीय प्रवाह में लाने की आवश्यकता है और आज की राजनीति जो है वो आज की राजनीति सिर्फ बढ़ो या मरो इसकी नहीं है, तो देश को संवारो इस पर की है। और उस राजनीति में जिस तरीके का एक्सपोजर आज युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से होगा, तो मुझे लगता है सही मायने में कोई भी पार्टी हो उसका जो परिचय और उसका जो जवाब मिलेगा वो देश के हित में होगा। तो इसके लिए जिन्होंने भी इस प्रकार की प्रक्रिया को सोचा होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अनुभव या उनकी सराहना करनी चाहिए उनके निर्णय की, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार का प्रयास जरूर किया। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, माननीय विनोद तावड़े जो विपक्ष के नेता है, और अभी मैं हूँ, इस तरीके के चयन जो किए उसमें युवाओं को जोड़ने का या युवाओं को नेतृत्व देने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन भाजपा में और एक खूबी है कि हम ये मानते हैं कि द पर्सन इज नॉट यूथ बाय एज, द पर्सन इज यूथ बाय हिज थिंकिंग प्रोसेस एंड एक्टिंग प्रोसेस। आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में भी एक युवा नेतृत्व देश को दिया है, जो बाय नेचर, बाय एक्सपोजर, बाय दिमाग, बाय सोच ये युवा है। और इस तरीके के राजनाथ सिंह जी को भी हम देखेंगे तो उस तरीके की ही सोच रखने वाले देश के नेता। और महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो माननीय गोपीनाथ जी मुंडे हो या नितिन गडकरी जी हो, उनका एक्टिविज्म लेवल जो है वो युवाओं से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मिश्रण है कि जिसमें रियल युवा और युवा की सोच रखने वाला नेता, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो और कोई पार्टी में नहीं होगा। और इस प्रकार का एक विशेष मिश्रण भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुंबई को लेकर आप लोगों के बीच, मुंबई महानगर पालिका में वर्षों से आप शिवसेना के साथ में हैं। जिम्मेदारियों की जब बात आती है, ठीकरा अक्सर शिवसेना पर फूटता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस समर्थन में है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मुंबई के हित की कभी बात आती है या वैचारिक मतभेद की बात आती है तो सेना के एंटी जाने से भी परहेज नहीं करती। कैसे उस दुविधा से निकल पाते हैं कि सत्ता पक्ष में भी रहना है और मुंबई की बात भी करनी है और अपने आप को पाक साफ भी रखना है? ये कैसे हो पाता है और कैसे? इसमें एक बात मूलभूत है, उसको मैं बाद में छोड़ूंगा, लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और RPI का अलायंस या युति ये 100% दिल से है। और इसके कारण अगर मुंबई के शहर में कोई पॉजिटिव चीज़ें होती है तो सिर्फ उसका श्रेय शिवसेना नहीं, शिवसेना भाजपा है। अगर मुंबई में महापालिका से कुछ गलतियाँ होती है एग्जीक्यूशन में, तो उसका ठिकरा भी सिर्फ शिवसेना नहीं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ श्रेय भी न शिवसेना ले और ठिकरा भी शिवसेना ले, इस दोनों मत से मैं अपने आप को जोड़ता नहीं हूँ। ये नई चीज़ देखने को मिलेगी एडवोकेट आशीष शेलार के नहीं, जो सत्य है तो इसके लिए श्रेय और ठिकरा दोनों के हम हकदार है, जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब दूसरी जो बात मेरी मूलभूत वो ये है
कि मुंबई महानगर पालिका में इतने साल काम करने के बाद मेरा जो अनुभव है और जो कायदे में है, आज हम अगर देखेंगे प्रोसेस मुंबई महानगर पालिका का, तो इसमें रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये सब डेमोक्रेटिक वर्ड्स है। अगर इन प्रिंसिपल हम देखेंगे तो कॉरपोरेशन में रूलिंग है तो सिर्फ कमिश्नर है, प्रशासन ये रूलिंग पार्टी है। 1888 का जो मुंबई महानगर पालिका का कानून है, उसमें रचना ही अंग्रेजों ने ऐसी बनाई है कि जिसमें सर्वाधिकार आयुक्त को है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ हाँ या ना इतना ही कहना है। इसके लिए निर्णय को मान्यता हम देंगे, लेकिन निर्णय का एग्जीक्यूशन आयुक्त करेगा। निर्णय की मान्यता जब में हम अगर कम पड़े तो उसका ठिकरा शिवसेना भाजपा जरूर लेगी, लेकिन निर्णय के एग्जीक्यूशन में रोड बनाओ, पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, लेकिन रोड ठीक नहीं हुआ, आयुक्त जिम्मेदार है और उसको ठोकने का काम भाजपा का अध्यक्ष इस नाते मैं करूंगा। और आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं आज ही प्रशासन के सभी अधिकारियों को कि ये गलतफहमी में न रहे कि हम रूलिंग पार्टी है इसके लिए हम ना बोलेंगे। हम इस विषय में कायदे से और जनभावना से दोनों, वापिस कह रहा हूँ, कायदे से और जनभावना से दोनों से प्रशासन को ठीक करने का आंदोलन भी हम करेंगे। ये हमारी मानसिकता है। चलिए, मुंबई महानगर पालिका के लिए आपकी स्पष्ट भूमिका हो गई कि सत्ता में होते हुए भी जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति आप लोग जवाबदेही रखेंगे और उनके कान उगटने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि महानगर पालिका के साथ साथ दूसरी एजेंसी जो राज्य सरकार के अधीन है, MMRDA, उसके और कॉरपोरेशन के बीच में अक्सर देखा गया है उनके बीच में कहीं ना कहीं संवाद का अभाव है, उनके बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और तालमेल है ही नहीं वो। और जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो अधिकांश चीज़ें MMRDA साथ ले जाती है, जहाँ पर सत्ता पक्ष कोई और है। तो कैसे उससे कैसे निपटेंगे? नहीं, पहली बात ये आपने ठीक कहा कि एक शहर में कितने एजेंसी ने काम करना चाहिए। शहर एक, एजेंसियाँ 12, शहर एक, अथॉरिटीज़ 12, शहर एक, निर्णय करने वाले 12। तो उसमें मल्टीपल एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो रहा है और उसके कारण एक प्रकार की दुविधा जनता को भी सामना करना पड़ रहा है। जो मैं बीच में रोकना चाहूँ, जैसे सिर्फ जनता ही नहीं, नेता ही नहीं, IAS अधिकारियों के बीच में भी इसमें आपस में एक दूसरे में खिंचाव होता है। बिल्कुल सही बात। तो ये जनता को भुगतना ही है। बिल्कुल सही बात है। यानी मैं उदाहरण के लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर हम बांद्रा से निकले, अगर बांद्रा माहिम कॉजवे सिग्नल पे आए तो रोड है PWD का, वहाँ के खड्डे के लिए कौन जिम्मेदार? वहाँ से आगे SV रोड के लिए बढ़े तो SV रोड अभी नहीं है लेकिन तभी MMRDA के पास था, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? और वहाँ से लेफ्ट में अगर रामदास नायक मार्ग गए ना हिल रोड पे बढ़े तो उस पर रोड पे अगर खड्डे हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन? तो एक ही रोड पे 100 मीटर में 3 अथॉरिटीज़ अगर काम करती है और उसके ऊपर जो ब्रिज जाता है, जो सीलिंग बनाया है, सीलिंग की एंकर है, तो उसके लिए MSRDC। तो इस प्रकार का मल्टीपल कॉम्बिनेशन एक शहर में होना इस शहर के हित में नहीं है। भाजपा की ये भूमिका है कि इस शहर में एक एजेंसी काम करनी चाहिए, राजनीति उसमें हो ही नहीं। मुंबई महानगर पालिका के जैसी अथॉरिटी और एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं है, जिसका पूर्वानुभव, जिसका एनेक्टमेंट, जिसका एग्जीक्यूशन, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिसके स्टाफ और जिसकी क्रेडिबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर तक आज मार्केट में है। आपको अगर बल देना है तो जो राजीव गांधी जी ने भारतीय संविधान में बदलाव लाया था और अर्बन लोकल बॉडी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को हम ताकत देंगे, ये भावना को उन्होंने प्रकटित किया था, तो कांग्रेस राजीव गांधी जी की सीख भूल क्यों रही है? अगर उनको ताकत देनी है तो मुंबई महानगर पालिका को ताकत दे, मुंबई महानगर पालिका जनता को सर्विस दे, और उसमें अगर कहीं कमजोरी हुई तो आज भी मुंबई महानगर पालिका के एक्ट में और राज्य सरकार को इतने सारे प्रावधान है कि उसको बर्खास्त कर सकती है। लेकिन इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से लेकर कांग्रेस ने मुंबई शहर के नागरिकों के ऊपर, फिर वो अधिकारी हो, जनता हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या बिजनेसमैन हो, एक प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं और इस अत्याचार के खिलाफ भूमिका भारतीय जनता पार्टी लेगी, ले रही है, आगे भी लेने वाली है। जैसे दो चीज़ें होती है, एक आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक जिम्मेदारी, दूसरी आप विधायक भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी। ये दोहरी जिम्मेदारियों के साथ साथ दोहरा लाभ भी है आपको। एक अध्यक्ष के रूप में आप अपने कार्यकर्ताओं की फौज के साथ कोई आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता भी ला सकते हैं। एक विधायक के रूप में सरकार के कान उमेटने का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में मुंबई शहर की वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगे इन दोनों रूपों के माध्यम से, जिन्हें सुलझाया जा सके, जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकते और मुंबई को सचमुच में जो आदर्श शहर बनाने का सपना हर कोई देखता है उसे पूरा किया जा सके?
मैं समझता हूँ ये मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। विजन फॉर मुंबई, यूथ फॉर मुंबई एंड डेवलपमेंट ऑफ मुंबई, ये नारा हमारा रहेगा। और इस प्रक्रिया में आज मैं कोई कार्यक्रम घोषित नहीं करूँगा, लेकिन आई बिलीव इन कलेक्टिव लीडरशिप। सामूहिक नेतृत्व में भरोसा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और मैं हूँ। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में मुंबई से गए हुए सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के माजी नेता, इन सबको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर उस प्रतिबद्धता को हम जनता के सामने लेके जाने वाले हैं। और हम कहने वाले हैं, दिस इज़ माई कमिटमेंट टू यू, ये हमारी प्रतिज्ञा आपके लिए है। आप हमारे साथ हैं तो इस प्रतिज्ञा के साथ चलिए। आपका अगर प्रतिज्ञा को विरोध है तो हमको समझाइए, हम हमारे में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर घर और हर व्यक्ति तक हमारी कमिटमेंट आपसे और आपका वोट इस कमिटमेंट से जोड़ने का प्रयास इस अभियान में हम करने वाले हैं। युति, महायुति अजीब शब्दों के खेल हैं, लेकिन राजनेताओं को साथ लाना, राजनीतिक दलों को साथ लाना, ये बड़े पेचीदा काम है। पहले से ही सेना भाजपा की युति थी, उसमें एक और दल का जुड़ना, आरपीआई का, मन से दिल से जो भी हो लेकिन मन से के नाम पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं फिर खिंचाव भरे रिश्ते हो जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मन से साथ आए। ऐसे में क्या होगा? ये युति महायुति बनेगी या इसी रूप में रहेगी? मुंबई अध्यक्ष के रूप में आपका क्या प्रयास होगा? एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई ये 100% महायुति है। ये आज भी है, कल थी, और कल के चुनाव में भी यही महायुति को लेकर जाने का आज का हमारा बहुत प्रभावशाली महायुति का प्रयास। फिलहाल ये 3, और इसमें अगर कोई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये जो चर्चा है ये मेरे स्तर के कार्यकर्ता की या नेता की न होते हुए प्रदेश स्तर के नेताओं की है। तो इसमें प्रदेश का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसमें माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय गोपीनाथ मुंडे जी, माननीय विनोद तावड़े जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, ऐसे जो नेता है, खड़से जी, ये सब बैठ के इसके ऊपर निर्णय स्वाभाविकता अगर करना है तो माननीय उद्धव जी और शिवसेना को साथ में लेकर, अगर उनको नहीं लगता है तो उसको छोड़कर हमारा प्रयास कांग्रेस को हटाओ, इतना ही कर प्रयास रहेगा। ये तो महायुति और फिर जम्बो युति और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि ये मुंबई जैसे शहर में, पढ़ा लिखा शहर, जागने वाला शहर, कर्मठ शहर, सभी का शहर, ऐसे शहर में चुनाव हो सांप्रदायिकता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, ये किस तरह के शब्द हैं? सचमुच शब्द है या एक विचारधारा है, या पूरे देश के लिए ये कहा जा सकता है? चूँकि आप मुंबई के अध्यक्ष हैं तो चाहता हूँ कि मुंबई वासियों के लिए कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो कि ये खटकती हो, या सचमुच में इसी तरीके से चुनाव लड़े जाने चाहिए। नहीं, मेरा मानना है बिल्कुल है कि इस तरीके से धर्म या धार्मिक भावना के आधार पर चुनाव लड़ना एक गलत ही नहीं, असंवैधानिक भी है। और असंवैधानिक कार्य कोई भी पार्टी हो, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता हो या मेरे विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता, उसने ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो देश का नागरिक है, उसको अपने धर्म और धार्मिक भावनाओं को उजागर करना या उसकी प्रार्थना करना या उस तरीके का उसका निर्वाह करना, उसकी सुविधा है जी। लेकिन उसका सार्वजनिक रूप में अगर अपीयरेंस होता है तो उसका पहला प्रेम ये भारतीय संविधान के प्रति होना चाहिए जी। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि धार्मिक भावनाओं पर चुनाव लड़ना है कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन दुर्भाग्यवश समाज में बिखराव लाने का काम ये कोई भी पार्टी का नेता हो, उसने आज तक जो किया, वी नीड टू एजुकेट द वोटर्स, वी आर कन्फ्यूजिंग द वोटर्स। हम वोटर्स को कन्फ्यूज न करें, हम उनको एजुकेट करें। हम उनसे वोट ज़रूर मांगे, वो हक के आधार पर मांगे, धर्म के आधार पर नहीं मांगे। हम सुविधा के आधार पर मांगे, धार्मिक विद्वेष के आधार पर नहीं मांगे। इस प्रकार की भावना रखने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ जी। और मुझे ऐसा लगता है उस प्रकार का काम मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता कर रहे हैं। मैंने ये आंध्रा में किया है जी। और इसके लिए सभी समाज को लेकर जनता की भावनाओं को आवाज़ उठाकर भी चुनाव जीते जा सकते हैं, भी चुनाव में जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। और इस तरीके की भावना सभी पार्टी की होनी चाहिए। भाजपा की तो कम से कम इसके आगे रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। देश की दूसरी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का लाख कोशिश के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? ये दूसरे दलों की साजिश भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमी भी हो सकती है, या कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त जोश हो सकता है। क्यों ऐसा होता है कि इस पर आज भी सांप्रदायिकता का एक दाग लगा हुआ है, जिसे धुलते धुलते चाहे वाजपेयी जी के दौर में कुछ
और बात थी, उन पर एक लोगों का आकर्षण था। ऐसी चीज़ें क्यों नहीं डेवलप हो पा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी से दाग मिट क्यों नहीं पा रहा? मैं नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई सांप्रदायिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलने वाली पार्टी है। आपने परसेप्शन की बात जरूर की, आपने परसेप्शन में जो दिखाई पड़ता है उसकी बात जरूर की। उसका अगर चिंतन हम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात जो कांग्रेस ने बार बार की या उस तरीके से चल रही है, उसके कारण जनता में वो ये दिखाने का प्रयास करता है। कुछ मीडिया वाले भी उसको दिखाते हैं और कुछ गलतियां भी होती है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पहले से वाक्य है, माननीय आडवाणी जी ने उसको कहा है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। जब हम इस बात को लेकर चलते, इसका मतलब हिंदू हित की बात नहीं करना, ऐसा तो हो नहीं सकता है जी। अगर देश में रहने वाले सभी इंसानों की बात करना, तो आज दिखाई पड़ता है कि सेकुलरिज्म के स्यूडो सेकुलरिज्म के आधार पर कांग्रेस हो या हमारे विरोधी मित्र हो या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करे, और जहां पर लेजिटिमेट हिंदू हित की बात करना चाहिए वहां पर वो बात ही ना करे, तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि हिंदू हित की भी बात करना चाहिए जी। लेकिन हम हिंदू हित की बात करेंगे, इसका मतलब अन्य धर्मियों के हित को छोड़ेंगे, इस प्रकार का गलतफहमी फैलाने का काम विरोधी करते हैं। ये भाजपा की भूमिका नहीं है और इसके लिए ये परसेप्शन दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्यता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये तुष्टीकरण वाली बातें हैं। जब तक ये तुष्टीकरण जब चलता रहेगा तो ये गलतफहमियां दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं लोगों के बीच?